तो ये लिखने की भावना आपको कब हुई, कि कब ऐसा आया कि मैं लिखूं? तो बचपन से मुझे शौक था। मैं बुक रीडिंग बहुत करता था, लेकिन उर्दू। तो पहली आपकी नज्म या कविता या फिर गजल किस एज में हुई? क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, मैं अच्छा, नाम नहीं लूंगा। नाम लेना मत। वो हाँ। बहुत ही खूबसूरत भी थी, अपनी जो बढ़ास थी वो शायरी में निकालता गया। हालांकि अच्छा। मैं उस लड़की को बोल नहीं पाया, इजहार मोहब्बत नहीं कर पाया। तो मैंने लिखा था उसमें, कलामे इश्क कर लें हम, जरा तुम पास आओ तो, जरा सा जगमगाओ तुम, जरा पलकें उठाओ तो। और इसमें लिखा है कि अजब रंगत सी होगी जब तुम ही तुम और हम होंगे। क्या बात है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं, दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, जो कि साहित्य की दुनिया के ख़ास राइटर हैं। जी हाँ, ख़ास पहचान रखते हैं, अपनी उड़ान पर हैं और बहुत ही खूबसूरत कलाम कहते हैं, गज़ल, नज़्म, कविता, कहानी, सभी विधाओं पर जिनकी कलम चलती है और अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ऐसी हस्तियाँ आती हैं दस्तक देने के लिए। और इस कड़ी में आज हम जिनको ढूंढ कर लाए हैं, जिस हीरे को, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आप नज़्म, गज़ल, कविता, कहानी और कहानी के साथ साथ आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं। और इस दौर में जहाँ रोज़ी रोटी के लिए युवा जद्दोजहद में है, कामकाजी है, शिक्षा की तरफ है, लेकिन साथ साथ जब कलम भी थाम ले तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और मैं उनके बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप इस वक्त दौरे हाजिर में जो नवोदित लेखक हैं, युवा शायर हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबको ढूंढ ढूंढ के आप जो हैं एक मंच पर लाते हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, यानी साहित्य के लिए समर्पित हैं। और जब हमने साहित्यिक अदारों में, अदब अदारों में जब हमने देखा कि एक युवा शायर बहुत बेहतरीन गज़ल कहते हैं और बहुत ही मुकम्मल मकाम तक पहुंचते हैं, अपने शब्दों से सीधा दिल पे कब्ज़ा करते हैं, तो हमने उस हीरे को ढूंढ लिया और अपने जस्ट टीवी के प्रांगण में उतार दिया उस चांद को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अजहर भट्ट साहब की। तो अजहर जी हमारे साथ हैं, तो करते हैं उनसे मुलाकात। अजहर, आपका जस्ट टीवी में दिल से दिल की बात कहने के लिए दस्तक में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। हम इस मंच को, हम इस प्रोग्राम को देखते थे। हमारे कुछ पहले शौरा हजरात या लेखक जो भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने वो हमें मतलब दिखाया करते थे या हम देखते भी थे। तो हम भी ख्वाहिशमंद थे कि हम कभी इस मंच पे आ जाएं जी। और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं जी। आपके सामने। इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपसे। और इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बता दूं। जी। कल मेरे एक, सिर्फ एक बात नहीं, बहुत सारी बातें बतानी है। हाँ, इस बारे में एक बात कहना जी, चाहूँगा। स्वागत। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो बाहर हैं, कनाडा में रहते हैं। अच्छा। तो वैसे ही बात हो रही थी, वो मुझे पूछ रही थी कि कल आपका क्या प्लान है, स्केड्यूल क्या है। तो मैंने कहा कि मेरा ऐसे ऐसे जस्ट टीवी दस्तक में एक प्रोग्राम है मेरा। तो उसका रिएक्शन था जस्ट लाइक वाओ, जस्ट टीवी। मतलब उनके वहाँ ये जो चैनल है बहुत ही बड़े लेवल पे काम करता है, उसको बहुत सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। तो फिर मुझे वहाँ से और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि मैं इतनी बड़ी जगह जा रहा हूँ, इतनी अच्छे मंच पे जा रहा हूँ पढ़ने। तो इस सिलसिले में मैं बहुत खुश भी हूँ आज, और आपका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने मुझे मौका दे दिया यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे शेर याद आता है आपकी इस बात पे कि कभी हमारे ख्वाब आते हैं, कभी हमारे, हाँ, कभी हमारे ख्वाब आते हैं, ख्वाब कभी आते हैं। मुलाकातें होती हैं। मतलब हम ख्वाब में उनको देखते हैं, लेकिन उनको हकीकत में बुला लाते क्या हैं। बात है, बहुत तो बहुत कुछ मिलता जुलता शेर है, मैंने तो भाव अभिव्यक्ति करी है जी कि जी जी, उनको बुलाने के तरीके हमें बेहिसाब आते हैं। बहुत अच्छे। उनको भी ख्वाब आते हैं कार्यक्रम के, लेकिन हमें उन्हें बुलाने के तरीके बेहिसाब आते जी हैं। जी, बहुत तो बहुत धन्यवाद। हमें भी अच्छा लगता है जब हम युवा रचनाकारों को भी मंच से जोड़ते हैं, क्योंकि उनको भी एक सही दिशा मिलती है, मंजिल मिलती है,
हौसला मिलता है और एक उड़ान मिलती है। जी बिल्कुल। और जब हम हीरो को देखते हैं कि इतने खूबसूरत नज़्म कहने वाले युवा शायर हैं, और अजहर जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे आज का युवा एक अलग दुनिया में खोता जा रहा है, कहीं नशा है, कहीं रिश्तों के जोड़ तोड़ हैं, लव स्टोरी में है, या फिर नौकरी में रोज़ी रोटी में है, या फिर पढ़ाई में है, लेकिन अदब को बिल्कुल छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम आप जैसे लेखकों को, आप जैसे जो राइटर्स हैं, जो रोज़ी रोटी के साथ अपने रोज़गार के साथ साथ अदब की इस कलम को भी संभाले हुए हैं, तो तसल्ली होती है कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। शुक्रिया। और जब आपकी गज़ल सुनते हैं, सुनी भी है, तो ये लगता है कि आगाज़ इतना खूबसूरत है अदब में, तो अंजाम क्या होगा। तो हम आपकी इस उड़ान को देखने के बाद हमने अंदाज़ा लगाया कि ये तो दिल की बात कलम से कहने के लिए हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में ये चांद उतरना चाहिए। बहुत बहुत और आज उतरा है। और जो आपके दोस्त आपको देखने वाले हैं, हम उनसे कह दें कि ये जो मंच है वाकई बहुत खूबसूरत है। चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम प्रोग्राम इधर करते हैं, पूरे विश्व में देखे जाते हैं। हम ऐसे प्राणी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने देख ही लिया कल, क्योंकि मुझे जब वहाँ से बताया गया कि यहाँ पे ये चैनल आई थिंक यूएसए में भी चलता है। यूएसए में और भी कई कंट्रीज में जाता है। और यही तो खास बात है कि यहाँ का साहित्यकार पूरे विश्व में जाना पहचाना जाता है। और ऐसी कंट्री में जहाँ उनकी जो मादरी जुबान है वो अंग्रेजी है या फ्रेंच है, इंग्लिश वगैरह, तो वहाँ पे उर्दू हिंदी के लोगों को पढ़ते हुए सुना जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक चीज़ और है, आप हमें ये बात कहने से वंचित नहीं हो सकते कि हिंदुस्तान का बाशिंदा विश्व में किस कोने में नहीं है। कोई और हो ना हो, हिंदुस्तानी हर जगह मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो भाई इसीलिए हिंदुस्तानियों का ख्याल करते हुए जस्ट टीवी के पास ये प्रावधान है कि उनको दूर दूर तक पहुंचाया जाए कि कोई ना कोई हिंदुस्तानी तो उनको देखेगा। जी जी, तो पूरे हिंदुस्तानियों को आपका शुक्रगुजार रहना चाहिए, बल्कि बैरून मुल्क के जो उर्दू हिंदी जानने वाले लोग हैं उनको भी शुक्रगुजार रहना चाहिए कि आप उन तक इतने अच्छी चीज़ें पहुंचाते हैं। बिल्कुल जी, बहुत खूब। चलो ये तो रहा हमारे सामाजिक मुद्दों पे बात, सामाजिक दायरा, हमारी उड़ान, हमारा विस्तार, हमारी पहुंच, हमारी रेंज। अब बात करते हैं आपकी, क्योंकि ये आपका शो है जी। दस्तक में आपने दस्तक दी है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आज का युवा रोजी रोटी में, कमाने पढ़ने में गुम है, ज़रूरत है उसकी, लेकिन आपने साहित्य को भी संभाला हुआ है, कलम को संभाला हुआ है, कहानी भी कहते हैं, पटकथा भी, यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपने की है, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये लिखने की भावना आपको कब हुई, कि कब ऐसा आया कि मैं लिखूं, ये विचार कब आया? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, लेकिन इससे पहले मैं उस बात को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा जो आपने इससे पहले कहा था कि नशे में बच्चे पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हो रही है। बच्चों के जो आज की जो यंग जनरेशन है, जिनको हम टीनेजर्स कह सकते हैं, तो वो जो सबसे मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा जो एक उस पर मैं दोषी ठहराता हूँ। पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसके बाद में उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को दोषी ठहराता हूँ। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है उसके वालिदैन, सही बात, उसके माँ बाप। बिल्कुल। दूसरा स्कूल होता है फिर जहाँ वो अपने पढ़ाई के लिए जाता है। अगर एक माँ 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती है, तो स्कूल में एक टीचर या एक मैडम 40 बच्चे क्लास में होते हैं या 100 बच्चे होते हैं, जब एक माँ अपने पैदा किए हुए 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती है, तो वो एक मैडम से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को उस लेवल की शिक्षा दे? पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। हालांकि ये टीचरों पे दोष नहीं है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तालीम 2 तरह की होती है। जो घर से, हाँ, जो आपको आदाब जिंदगी सिखाए, वो घर में सीखते हैं आप ज्यादा। आदाब जिंदगी मतलब जिंदगी जीने का तरीका, सही गलत में तमीज, सही गलत में डिफरेंस, तो वो आपको माँ की गोद से सिखाया जाता है। और बच्चे की जो सीखने की उम्र होती है
या बिगड़ने की उम्र होती है, मैं समझता हूँ वो 18 साल से नीचे नीचे होती है। तो आज बच्चों को इतना ज़्यादा लाड प्यार मिलता है जिससे वो खराब हो जाते हैं। अभी मैं कहूँगा, मैं कहता हूँ, जैसे मैंने रिसेंटली सुना था ऑस्ट्रेलिया में सेल फोन जो है, स्मार्टफोन्स जो नाबालिग बच्चे अंडर एज हैं उनके लिए बंद कर दिया। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा है। या उसमें दूसरा तरीका ये है, अगर आपने बच्चों को फ़ोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, अच्छी चीज़ है, ज़रूरत है आज के हिसाब से, बट आप उस पर नज़र रखो। मतलब उनको ऐसा आदी बनाओ कि उनको लगना चाहिए मेरे पापा, मेरी मम्मा मेरे इसको। कुल मिला के हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वक्त से पहले बच्चे सयाने हो रहे हैं। जी, सयाने नहीं कह सकते हैं, सयाना होना भी मतलब वक्त से पहले सयाना होना भी तो बहुत खतरनाक बात है। लेकिन मैं इस पे और भी तरीके से बात करते हैं इस मौजू पे। लेकिन दोस्तों, बहुत शुरुआत बड़ी खूबसूरती से होते होते अब अंजाम तक जाने से पहले थोड़ी संजीदा तो होगी, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज पर बात करना लाजमी है। और बहुत ही खूबसूरत मौजू पे बात चल रही है। आज के समय में युवा बच्चों के ऊपर बात चल रही है, और अजहर बता रहे हैं कि भाई किस तरह से माँ बाप को भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे का 18 साल से पहले ख्याल करें, क्योंकि कहते हैं कि शुरुआती दौर में अगर संस्कार आ जाते हैं तो आगे फिर बच्चा संभलने लगता है। और बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ज़रूरी है। और बात का सिलसिला आगे बढ़ाते, फिर आप इसमें क्या बोले, मैं बोल रही थी कि वक्त से पहले बच्चा सयाना हो गया, और आप कह रहे थे कि सयाना कहाँ हुआ। सयाना तो मेरा कहने का मतलब होता है कि जिस उम्र में खिलौनों से खेलने की उम्र है, उस वक्त आप कुछ और चीज़ें मोबाइल से देख लेते हैं तो न जाने कितने सवाल पैदा हो जाते हैं। और बच्चा वक्त से पहले जो चीज़ उसको नहीं देखनी चाहिए, जो चीज़ चाहे वो देखने की हो, सुनने की हो, कहने की हो, हर चीज़ का एक उम्र होती है, बिल्कुल, है ना। तो वक्त से पहले वो जानकारी उसको हासिल हो जाती जिसकी उसको उस टाइम पे बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं होती। सयाना का मतलब कि एडल्ट होने की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो सयाना नहीं, बिगड़ गया। हाँ, बिगड़ गया कहेंगे। तो मैं कह रहा था कि मतलब वालिदैन को एक बच्चों के साथ ना एक दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहिए, लेकिन साथ ही अगर इतना ज़्यादा भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए कि बच्चे अपने वालिदैन की डर खत्म हो जाए। हाँ, अगर उनको वो कोई चीज़, क्योंकि देखो हम ऐसे माहौल में पले बड़े हैं, उस वक्त का यही दौर था, हम जब कोई भी गलती करते थे हम उसको छुपाते थे। क्यों छुपाते थे? कि हमारे देखते नहीं थे तो सीधा लगेगा। हाँ, पिटाई होती थी, और बहुत खतरनाक तरीके की पिटाई होती थी। फिर इतना ही नहीं, स्कूल में आके ऐसे खड़े रहते थे माँ बाप, और टीचर को बोलते थे पीटो इसको, ऐसा होता था। हाँ, और आज अगर टीचर जोर से बात भी करता है बच्चे को और बच्चा घर आके कंप्लेंट करे तो माँ बाप जाके, आज उल्टा है उसका, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। वैसे मारपीट ये एक अलग टॉपिक है, गलत चीज है ये। चलो, हम तो ये कहेंगे कि आप अपने उम्र के युवाओं में वो चीजें देख रहे होंगे ना, कि उनको समय पे संस्कार नहीं मिले तो उनके क्या नुकसान वो देख रहे हैं। हाँ, तो मैं इस बात को थोड़ा कंप्लीट करना चाहता हूँ। सबसे मेन चीज़ जो है, अगर आपने बच्चों को कोई भी फैसिलिटी दी, कोई सुविधा दे दी, आप उसको देखो भी। ये क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही इस्तेमाल भी होता है, सही बात, गलत इस्तेमाल भी होता है जी। अब आपको पता होना चाहिए, और आपके बच्चे को डर भी होना चाहिए। डर भी होना चाहिए। क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है तब भी मेरे पास ये तजुर्बा है। अभी भी डर लगता है माँ से। हाँ, अभी भी लगता है। अभी भी लगता है। हम माँ के सामने, आजकल माहौल है जैसे अपोजिट जेंडर फ्रेंड्स, लड़की भी फ्रेंड हो सकती है, लड़का भी, आजकल ये बहुत माहौल चल रहा है। तो हम भी इसी माहौल में रहते हैं, तो हमारे भी दोस्त हैं। अब अगर कोई भी लड़की दोस्त हमारे माँ के सामने फ़ोन करती है तो हमें शर्म आती है माँ के सामने, किसी भी, एक कल्चर था, खैर ये एक दूसरी चीज़ है। तो और दूसरी चीज़, माँ बाप को चाहिए वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चों के सामने, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, हर घर में कोई ना कोई स्मोकिंग करता है। अब छोटे बच्चे के 6 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे के सामने आप सिगरेट पियेंगे तो उस पे फिर उसके बाद आप उसको लेक्चर दे देंगे, बेटा ये गलत चीज़ है, तो वो हरगिज़ नहीं मानेगा। तो
मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन आपने कोई नज़म लिखी इस विषय पे, मैंने बच्चों से संबंधित? मैंने जब हम स्कूल में हुआ करते थे, हाँ, दूसरा सवाल आपका था कि आपने कैसे शायरी सीखी वगैरह। तो बचपन से मुझे शौक था, मैं बुक रीडिंग बहुत करता था, लेकिन उर्दू। और जब कोई गज़ल आती थी, क्योंकि 8वीं जमात से नीचे नीचे उर्दू में जितनी भी नज़में हैं, गज़लें हैं या नात हमद जो भी है, वो बहुत ही सादा, बहुत ही इजी वे में लिखी गई है, तो उनको समझना आसान होता, मतलब उस बच्चे के मेंटल लेवल की बातें लिखी हैं। तो मुझे मज़ा आता था, या मैं कोई कहानियाँ वहाँ से प्रेरित हो गए। हाँ, कहानियाँ पढ़ता था, शायरों की ज़िंदगी पढ़ता था, उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है, कैसे कैसे क्या किया है। तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ लिखने का, और मैंने एक तो उसातिज़ा पे एक नज़्म लिखी है, वो मैंने उस दौर में तो नहीं लिखी है, बट मेरी जो सबसे पहली गज़ल है, हाँ, उस दौर में इश्क करने का बड़ा शौक़ होता है। अच्छा। जवानी में जब बच्चा 8वीं शौक 9वीं तो नहीं 10वीं, होता होगा, हो जाता होगा। मतलब वो एक माइंड में चलता रहता है कि अच्छा। बस हर लड़की खूबसूरत लगने लगती है वगैरह वगैरह। तो फिर उस दौर में मैंने एक गजल लिखी थी। मुझे लगता है अजहर कि उस दौर में ना हर चीज खूबसूरत लगती है, हर चीज कमाना तो है नहीं, हाँ, है ना, सिर्फ एंजॉय करना है, मम्मी के हाथ का खाना मिलना है, हाँ, पिता ने चीजें लाके दे देनी है, दोस्त है, वो लाइफ इतनी अल्लड़ होती है, इतनी मस्त होती है। तो उस दौरान जब लड़की भी खूबसूरत लड़की हो तो उस पर भी नजर पड़ेगी, जाहिर सी बात है। वो एक गजल है ना, ये मुझे शायर का नाम याद नहीं है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझे दे भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो वो कागज की कश्ती से मुराद है कि बचपन में हमें किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं थी, परवाह नहीं थी, ना कोई टेंशन थी, बस इतनी टेंशन होती थी कभी होमवर्क नहीं करते थे तो कल पिटाई होनी है स्कूल। सही बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो जो उस चीज़ जैसे नात पढ़ते थे या उस टाइम पे जो कलाम पढ़ते थे, चीज़ें लिखने पढ़ने का शौक हुआ, तो पहली आपकी नज़्म या कविता या फिर गज़ल किस एज में हुई, जब किसी को देखा तब? मेरी ले हम मंद हंस रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। मेरी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना मत। वो बहुत ही खूबसूरत भी थी, और मैं इंट्रोवर्ट था बहुत ज़्यादा, मैं बात नहीं कर पाता था। अच्छा। अभी मैं बातें करता हूँ, उसके बाद अच्छा। मैंने इस चीज़ पे काम किया बहुत सारा। अच्छा। जबकि अगर दो लड़कियां भी सामने बैठी होती थी तो मैं वहाँ से गुजर भी नहीं सकता था, इतना शाय नेचर का था मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अंदर ही अंदर फिर उसको शायरी में तब्दील करता गया, अपनी जो बढ़ास थी वो शायरी में निकालता गया। हालांकि मैं उस लड़की को बोल नहीं पाया, इजहार मोहब्बत नहीं कर पाया। तो मैंने लिखा था उसमें कि वो गजल है आपके हाँ, वो गजल मेरे पास है। गजल ही सुना देते हैं फिर। मैं आपको सुनाता हूँ। उसका जो शेर है कि कलामे इश्क कर लें हम, जरा तुम पास आओ तो। क्या बात है, जो बात आप शब्दों में नहीं कह सकते ना, वो गजल से बहुत कुछ कह देंगे। कलामे इश्क कर लें हम, जरा तुम पास आओ तो, जरा सा जगमगाओ तुम, जरा पलकें उठाओ तो। जी हाँ। ये जो गजल है ये मैंने जिस हिसाब से लिखी है, मैं इसकी करेक्शन अगर गलती भी होगी वो नहीं करना चाहता। हाँ, क्योंकि ये मेरी पहली गजल है और ऐसे ही तख्ती, हम इसकी तख्ती पे नहीं जाएंगे। हाँ। कलामे इश्क कर लें हम, जरा तुम पास आओ तो, जरा सा जगमगाओ तुम, जरा पलकें उठाओ तो। और इसमें लिखा है कि अजब रंगत सी होगी जब तुम ही तुम और हम होंगे। क्या बात है। अजब रंगत सी होगी जब तुम ही तुम और हम होंगे, जरा तुम होश में आओ, जरा इकरार कर लो तो। क्या बात है। अच्छा, मोहब्बत इस कदर होगी न होंगे हम कभी रुखसत, मोहब्बत इस कदर होगी न होंगे हम कभी रुखसत, जरा सपने सजाओ तुम, जरा एहसास लाओ तो। और एक शेर है कि अगर तुम हो तो सब कुछ है, अगर तुम हो तो सब कुछ है, मेरा आखिर है ही क्या। अगर तुम हो तो सब कुछ है, मेरा आखिर है ही क्या, जरा तुम बात को समझो, जरा तुम पास आओ तो। और लिखा है कि अगर कुछ है तो सच कह दो, यूं ही क्यों तुम सताते हो, यूं ही क्यों तुम सताते हो। अगर अच्छा। कुछ है तो सच कह दो, यूं ही क्यों तुम सताते हो, जरा खौफे खुदा रखो, जरा इजहार कर लो तो। क्या बात है। और आखिरी शेर पेश करता हूँ कि अधूरा
चांद निकला है शबे गम में मेरी अजहर, अधूरा चांद निकला है शबे गम में मेरी अजहर, जरा रुखसत करो इसको, जरा आजाद कर दो तो, जरा रुखसत करो तो इसको। जब आपने ये गजल लिखी थी तो उस वक्त तो खैर बहर में नहीं थे, वो तो दिल की बहर थी। हाँ, है ना? हाँ, बस कान बहरे थे, गजल की बहर थी, समझ नहीं थी जी। और दिल जो है लहरों की तरह था। और जब आपने ये लिखी तो उन तक पहुंचाई? उन तक फिर काफ़ी सालों बाद, अच्छा, जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, पढ़ाई कंप्लीट हुई, फिर मैं उसके बाद दुबई चला गया था, तो फिर मेरा उनके साथ कांटेक्ट हुआ था, तो मैंने उनसे बात की थी, फिर मैंने इजहार मोहब्बत भी किया था, लेकिन तब तक उनका लगभग हो चुका और था। सेटल हो चुके हाँ थे। जी, हाँ यानी देर कर दी हाँ, इजहार मोहब्बत करने देर में। कर दी, और उन्होंने इस बात पे गम का इजहार भी किया था कि आपको पहले बताना चाहिए था। हालांकि बाद में सभी करते हैं, तो शायद उन्होंने भी मेरा दिल रखने के लिए किया। चलो कोई नहीं, कोई तो होगी फिर आपकी तकदीर में। हाँ, लेकिन बता देनी चाहिए दिल की बातें, दिल में रखने का खामियाजा तो उठाना पड़ा। मैं और हर किसी को यही कहता हूँ कि आपके दिल में जो भी अच्छी बात है, हालांकि इश्क करना कोई बुरी बात नहीं है। अब सभी को यही सबक दोगे। हाँ, तो आप कह दो बस, इस हिसाब में कह दो कि सामने से थप्पड़ ना पड़े। हाँ, बड़े पर दिल की बात कह दो, जो हो देखा जाएगा। जो हो देखा क्या बात है। तो दोस्तों, युवा दिल जो है, धड़कता दिल कुछ गलती कर बैठा, वो गीत भी है ये, दिल गलती कर बैठा कि नहीं इजहार इश्क नहीं कर सका तो खामियाजा उठाना पड़ा। खैर, और अजहर से बहुत सारी दिल की बातें हो रही हैं, और ये सिर्फ अपने दिल की बात नहीं कर रही है, हर एक दिल की बात कर रहे हैं कि जब एहसास हो दिल में किसी को बहुत चाहते हो तो बता देना चाहिए, क्योंकि फिर वक्त निकल जाने के बाद लड़की मतलब रिश्ता भी, वो प्यार भी हाथ से निकल जाता है। तो बहुत खूबसूरत संदेश था। वाकई दिल तो एक ही बार किसी पे आता है, बार बार नहीं आता। उसके बाद शायद समझौते होते हैं, हकीकत है ना? पहला प्यार होता है, जो पहली नजर में अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो जिंदगी भर स्थायी रहता है। बिल्कुल, ये हकीकत। उसके बाद तो हम ये सोच के करते हैं कि चलो इसको प्रपोज करते हैं, या जो शादी हो रही है होने दो, जिससे हो जाए। एक वक्त पे आके जो इंसान में जुनून होता है इन चीज़ों का, वो ख़त्म हो जाता है और जिम्मेदारियां सवार हो जाती हैं। तो फिर इंसान चाहता है, जो मतलब जो जुनून होता है वो जब ख़त्म हो गया, जिम्मेदारियां आती है, तो इंसान के पास ये एहसास भी होता है कि मैं अब काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, मेरे पास अब जो ज़िंदगी है वो भी बहुत थोड़ी बची है, क्योंकि काफ़ी सारी हद तक मैं जी चुका हूँ। बिल्कुल। आजकल के जो ज़िंदगी है 60-65, जो हमारी क्योंकि आगे आगे जाके एज कम होती जा रही है। सही बात है। तो फिर इंसान चाहता है कि अब मैं कुछ तरक्की की तरफ जाऊँ, तो प्यार मोहब्बत साइड पर रहता है, और फिर वो अपना घर बसाने के लिए किसी के साथ भी कंप्रोमाइज करता है। कंप्रोमाइज करता है, और जब मर्द कंप्रोमाइज करता है तो वो वाकई में करता है। फिर एक चीज और है ना, मुझे लगता है वो दिल का रिश्ता था, अब दिमाग से रिश्ता हो गया। हाँ, अब जिस रिश्ते को निभाना है, दिमाग से निभाना है कि भाई मुझे निभाना है। हाँ, मुझे निभाना है और जीवन को चलाना है। हाँ, और बाद में साथ जब आदत हो जाती है किसी के साथ, चाहे वो फिर कोई भी हो, तो वो तो फिर चल ही पड़ता है काम। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे उन रिश्तों में भी प्यार होने लगता है, समझ। उसको मैं प्यार नहीं कहूँगा, उसको मैं अटैचमेंट कहूँगा। अटैचमेंट। जब आप किसी के साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, रोज बैठेंगे, प्यार हो भी सकता है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो भी मैं कहूँगा कि उसको अटैचमेंट कहा जाता है, आदत कहा जाता है। और प्यार की वैसे भी एज जो होती है ना। आपने आज प्यार और अटैचमेंट को अलग अलग संधि कर दिया, उसका परिभाषा है ही अलग अलग है। अच्छा। अगर प्यार की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर हम प्यार करते हैं किसी के साथ, जो हम रिश्ते बनाते हैं, एक तो होता है जो ब्लड रिलेशन होते हैं, हाँ। उनमें तो प्यार है ही है, चाहे हम लड़ें, जो भी करें, प्यार है। जो हम रिश्ते बनाते हैं, उस प्यार की जो एज होती है, अगर वो मिल जाए तो, अगर ना मिले तो फिर तो जिंदगी भर रहता है। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ मिलती है, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर मुझे बहुत प्यास लगी है तो आपने मुझे एक पानी का गिलास दे दिया, मैं बहुत जल्दी उसको पी जाऊंगा, फिर आप दूसरा भी दे देंगे, शायद मैं उसको पी जाऊं, लेकिन उस मन से नहीं पीऊंगा, है ना। फिर तीसरा पेश करेंगे तो एक घूंट पी के मैं रख दूंगा। तो बड़े गजब के। हाँ, तो जी प्यार की साइकोलॉजी हाँ, कह सकते हैं आप। हाँ, तो जो चीज आपको मिल जाती है, वक्त के साथ साथ आपको उसकी जो लगन होती है उसके साथ वो खत्म हो जाती है। तो प्यार की जो उम्र है, मेरे ख्याल से
वो यही है 1.5 साल या 2 साल, अगर आपको मिल जाए तो। अगर ना मिले तो फिर तो जब मिला ही नहीं तो फिर उम्र भर आपको वो दिल का दरवाज़ा खटखटाएगा। और इंसान बहुत ही अजीब चीज़ है, वो अगर उसको कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं करता है, और जब खो जाती है, जब छिन जाती है तो फिर वो पछताता उसके लिए तड़पता है, उसके लिए तड़पता है। और ऐसा अक्सर होता है, जो हमारे चीज़ पहले जैसे मेरे पास कोई भी अभी चीज़ है तो मेरा उससे मन भर गया तो मैं उसकी कमियां तलाश करूंगा। मैं देखूंगा इसमें ये कमी भी है, ये कमी भी है उसमें, हालांकि हर चीज में अच्छाई भी होती है। और अगर वो नहीं मिला तो ख्वाबों ख्यालों में वही चलता है। हाँ, ख्वाबों ख्यालों में उसी की चलता है। कल्पना। अब अच्छाई में नोटिस नहीं करूंगा, मैं बुराई को नोटिस करूंगा, और जब वो मुझसे छिन जाएगी तो मेरे पास उसके मतलब उसका जो आएगा एक ऑल्टरनेटिव जिसको हम कहते हैं, मैं अब उसमें और उसको कंपेयर करूंगा, जो चला गया उसको और इसको कंपेयर करूंगा। अब मुझे उसकी अच्छाइयां दिखेंगी, इसकी बुराइयां दिखेंगी, तो मैं कहूंगा कि वो पहले वाला अच्छा था, लेकिन जब वो मेरे पास था तब वो बुरा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब वो छिन गया, चला गया, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी। और वैसे भी अजहर कहते हैं कि जब वर्तमान है ना, वर्तमान में हम उस चीज़ का आंकलन नहीं करते, लेकिन जब वो भूतकाल हो जाता है, चाहे हमारा बचपन हो, जवानी हो, प्यार हो पहला, या कुछ भी चीज़ हो, जब हमारा अतीत हो जाता है वर्तमान, तो हमें वो प्यारा वैसे भी लगने लग जाता है। हाँ, या तो हमें भविष्य अच्छा लगता है जिसकी हम कोरी कल्पना करते हैं, घोड़े पे सवार रहते हैं, उड़ते हैं उसके ख्वाबों में, ख्यालों में, या फिर हमें पास्ट अच्छा लगता है कि वो ऐसा था, वो वैसा था, वो ये था, लेकिन वर्तमान में हम उस चीज़ को आंकलन ही नहीं करते उस चीज़ को। खैर, हाँ, इंसान की नेचर। इस मौजू पर भी कुछ लिखा है? किस मौजू पे? इसी पे कि भाई पहले प्यार पे तो हो गया, वो बता दिया आपने कि भाई अन कहा। एक मेरे 2-3 अशार हैं इस पे कि एक दिन आएगा वो जरूर पछताएगा। अच्छा। एक दिन आएगा वो जरूर पछताएगा, रोएगा वो, तड़पेगा और हाथ मलता जाएगा। इतना आसान होता है क्या यूं किसी को ठुकराना, इतना आसान होता है क्या यूं किसी को ठुकराना, मेरे जैसा ढूंढेगा वो पर नहीं मिल पाएगा, और उसकी उल्फत और मोहब्बत भी कोई ना समझेगा। उसकी उल्फत और मोहब्बत भी कोई ना समझेगा, हर कोई पास आएगा और दूर होता जाएगा। इस गजल के चंद अशार मुझे याद थे, ये सिचुएशन पे मुझे याद आ गए। और खैर युवा शायर हो, जाहिर सी बात है कि शायरी जो है दरअसल दिल से ही शुरू हुई है जी। दिल की बात कहना और महबूब से गुफ्तगू करना, हाँ जी, वही शायरी है। हमें पढ़ाया जाता था कि शायरी में महबूब का जिक्र हो, वो शायरी है। फिर धीरे धीरे हमने तमाम मसलात जोड़ते गए, दुनिया, देश विदेश, रिश्ते, खून खराबा, जितना भी आज की अफरा तफरी है वो गज़लों का हिस्सा हो गया। शेर व शायरी के माध्यम से सामाजिक मुद्दे आ गए, लेकिन असली जो रूह है गज़ल की वो तो हुस्न और इश्क है। गज़ल का जो मैंने जो पढ़ा है, गज़ल के जो मानी होते हैं वो लुग़वी माने जो लुगत में लिखे जाते हैं, डिक्शनरीज में वो कहा जाता है औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। फिर दूसरी लाइन में लिखा है महबूब से बातें करना, महबूब की बातें करना। अब मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, एक औरतों की बातें करना, तो यहाँ समझ आता है कि औरत की खूबसूरती पे या वो आपका महबूब है तो उस सूरत में आप उसकी तारीफ करो वगैरह उसकी तारीफ में। लेकिन इसके बनिस्बत जब हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं महबूब से बातें करना या महबूब की बातें करना, तो महबूब का मतलब होता है प्यारा, वो जिससे हम प्यार करते हैं। तो महबूब मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो एक किसी इंसान की गर्लफ्रेंड या बीवी ही हो सकती है सिर्फ, ना, वो भी हो सकती है, लेकिन महबूब किसी की माँ भी हो सकती है, किसी का बाप भी हो सकता है, किसी की धरती हो सकती है, किसी छोटा बच्चा भी हो सकता है, छोटा बच्चा, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह हो सकता है। जैसे अति प्रिय जैसे डॉक्टर्स अल्लामा इकबाल हैं, सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो उनकी जो शायरी है वो लगभग सारी, लगभग क्या मतलब सारी ही मैं कहता हूँ कि इश्क खुदा में, अल्लाह के इश्क में उन्होंने सारी शायरी लिखी है। उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगा कुरान की ट्रांसलेशन शायरी में काफी हद तक कुछ अशार में, कुछ गजलों में उन्होंने की है। हाँ। तो उनका महबूब वतन है, हाँ, अल्लाह है, खुदा, भगवान। या मुनव्वर राना साहब जो दौरे हाजिर के शायर रहे हैं,
उनकी जो महबूब था उनकी माँ। हाँ, मतलब कुल मिला के हम वैसे गजल से गजाला हुआ है कि भी गजाला का मतलब है हिरन जैसी हाँ आंखों जी। वाली। तो जाहिर सी बात है स्त्री सौंदर्य की बात है हाँ जी। कि उसकी नज़ाकत, उसकी हया, उसकी जुल्फे, उसकी चाल ढाल, बाल, जी, बातें, वो तमाम चीज़ों का जिक्र, उसके कहते हैं सौंदर्य चित्रण प्रस्तुत हाँ करना। जी। हिंदी काव्य में कहते हैं सौंदर्य का चित्रण करना। तो वैसे ही ये गज़ल जो है उसकी खूबसूरती की तारीफ करना गज़ल है। तो किसी खूबसूरत लड़की पर कोई गज़ल लिखी है कभी? वो मैंने हाँ। मौका नहीं मिला उस तरह की गज़लें लिखने का। मैंने हुँ। ज़्यादातर जो गज़लें लिखी हैं वो इमोशनल हैं, और जो मैंने आपको सुनाई वो पहली वाली जो हुँ। मैंने गज़ल सुनाई, तो उसके बाद मैंने फिर थोड़ा दूसरे उसमें लिखा। गज़ल तो बहुत सारी है आपके पास कि तमाम किताबें भी रखी हुई हैं और कुछ आपके पास कागज़ में भी बहुत सारे शेर हैं। सुनेंगे आपके दिल का दरवाज़ा तो अजहर हमने खटखटा दिया है बिल्कुल, और बिल्कुल। अब उसमें से एक के बाद एक सारे जज़्बात बाहर आ रहे हैं। तो किसी की याद आ रही है, कोई चेहरा याद आ रहा है, कुछ उस जवान तो माशाल्लाह आप अभी भी हैं, लेकिन वो उस दौर की, कम उम्र के दौर की जो बातें हैं वो याद आ रही हैं दोस्तों। और बहुत सारी बातें और करेंगे, कुछ गज़लें भी सुनेंगे। और आज हमारे साथ अजहर भट्ट हैं जो कि कश्मीर से हैं और बहुत ही खूबसूरत युवा नौजवान हैं और धड़कते दिल की बात कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से हमारे साहित्यकार आते हैं हर बार दस्तक में, लेकिन दुनियादारी पे बात होती है, रिश्तों पे बात होती है, तमाम पेचीदा मुद्दों पर बात होती है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हुए। लेकिन आज हम दिल की बात कर रहे हैं कि दिल की बात हो रही है, शायरी दिल से निकलती है और धड़कते दिल की शायरी पर आज बात हो रही है। युवा है तो जाहिर सी बात है प्यार मोहब्बत का सैलाब तो आएगा ही और इसमें बहते जा रहे हैं हम बातों बातों से। और आपने कहा कि अजहर की भाई लड़की को जब देखा था बहुत खूबसूरत थी। कश्मीरी लड़की तो वैसे ही, कश्मीर का लड़का इतना खूबसूरत है बहुत तो शुक्रिया। कश्मीरी लड़की तो पता है जिसने कश्मीर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जी, और जिसको कश्मीर देखना हो तो कश्मीर का लड़का देख लो, बहुत 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 शुक्रिया। अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई हाँ कश्मीर कितना खूबसूरत है जब उनके जो युवा जो है नौजवान इतने खूबसूरत हैं। तो वो जो खूबसूरत लड़की है कश्मीरी, उस पर कभी कुछ लिखा? मैंने ये एक हकीकी, मतलब ये हकीकत को मैंने हाँ। इसमें नज़्म में हाँ, कन्वर्ट कर दिया है। सुना दीजिए। तो आप सुनिएगा जी। कि एक नज़्म है कि हाँ। सुनो जाना, हाँ। मैंने एक ख्वाब देखा था, सुबह के वक्त देखा था। सुनो जाना, मैंने एक ख्वाब देखा था, सुबह के वक्त देखा था। मैं जब घर से निकल आया नहीं रास्ता समझ पाया, वहाँ एक बस खड़ी थी और बस में एक हसीना थी। अच्छा, पता लग गया। वहाँ एक बस खड़ी थी और बस में एक हसीना थी। जब मैंने गौर से देखा, मैंने जब गौर से देखा, बताता हूँ कि क्या देखा। सुनना चाहेंगे आप? बताता हूँ कि क्या देखा। जी जी, पहुँच रही हूँ मैं वहाँ पे। हाँ। वहाँ एक बस खड़ी थी और बस में एक हसीना थी। मैंने जब गौर से देखा, बताता हूँ कि क्या देखा। वो उसकी झील सी आंखें, सुनहरे बाल थे उसके। डल झील थी। वो उसकी सुरमई पलकें, गुलाबी गाल थे उसके। नजर चेहरे पे मारी तो मैं अपने होश खो बैठा। नजर चेहरे पे मारी तो मैं अपने होश खो बैठा। नहीं कुछ मैं समझ पाया, मैं अपना दिल ही दे बैठा। और मैं जब उस रास्ते निकला, यहाँ एक सानेहा गुजरा। मैं जब उस रास्ते निकला, यहाँ एक सानेहा गुजरा। मैंने जो ख्वाब देखा था असल में एक हकीकत थी। जिसे मैं प्यार समझा था असल में एक हिमाकत थी। हिमाकत की वजाहत में अगर कर लूं तो क्या होगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा मगर उसका बुरा होगा। फ़कत इतना समझ जाओ मुझे बर्बाद कर डाला। नतीजा ये निकलता है मोहब्बत ही नहीं करनी। नतीजा ये निकलता है मोहब्बत ही नहीं करनी। अगर कर ली कभी तो फिर हकीकत में नहीं करनी। क्या बात है? अगर कर ली कभी तो फिर हकीकत में नहीं करनी। यानी मायूस होना पड़ा। हाँ, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, तो फिर ये दो अलग अलग सिचुएशंस। लेकिन खूबसूरत लड़की की तारीफ है जी, और पहले तारीफ है और फिर मैंने इसमें ये लिखा है कि उस अगर खूबसूरती के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कभी भी, वो धोखा भी हो सकता है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी तो होता है अजहर की कोई सुंदर गुलाब का फूल है, वो दूर से ही महक रहा है, खिला हुआ है, वो शायद खूबसूरत दूर से भी लगता है। ज़रूरी नहीं कि उसे तोड़ा ही जाए, उसे अपने गुलदस्ते में सजाया जाए।
कई बार हकीकत में ऐसे हालात भी तो होते हकीकत हैं। में मोहब्बत ही यही है। मोहब्बत ही यही है। मोहब्बत का न मिलना ही बेहतर रहता है। हाँ, और मोहब्बत एक चिराग की तरह है, और वो चाहे वो हमेशा कहीं भी रहती है। रहे, जहाँ भी रोशन है वो मन को हाँ, रोशन ही करेगी। बिल्कुल, इसी बहुत को खूब। मोहब्बत कहते हैं। कुछ और गजल हो जाए। मैं चाहूँगा कि मैंने एक नज़म लिखी है अपने, मैं क्योंकि मैं उसातिज़ा से, अपने जो टीचर्स होते हैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस, उनकी वजह से ही हम ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं स्वागत। उनका बहुत बड़ा योगदान है, जी। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। जी। तो मैंने लिखा है कि बंजर ज़मीं को बाग की तरह जो बनाए, कांटों भरे रास्ते को जो पलकों से सजाए, है दीन और दुनिया में फ़र्क भी जो बताए, जो आदमी से सबको ही इंसान बनाए, एक प्यार की तस्वीर में जो सबको सजाए, एक प्यार की तस्वीर में जो सबको सजाए, जो खामियाबी जान के हमको न सताए, बहुत खूब। तहजीब व तमद्दुन का तरीका जो सिखाए, यूं ही नहीं रूहानी वो बाप कहलाए। क्या बात है। उस्ताद को रूहानी बाप भी कहा जाता है। उस्ताद को हाँ, रूहानी बाप। रूहानी बाप, माँ बाप की मानित जो हमें रास्ता दिखाए, हर गम में हमारे हमारा साथ निभाए, हमको हमारे ख्वाब की ताबीर बताए, कामयाब हम हो जाएं फकत इतना ही चाहे, कामयाबी की मंजिल को वो जब तक न पहुंचाए, हमको भी और खुद को भी वो बिल्कुल न थकाए, और जो छोटी सी एक बस्ती को वो एक शहर बनाए, उस शहर में वो इल्म का चिराग जलाए, जिंदगी में हमारी वही बस रोशनी लाए, अल्लाह मेरे उस्ताद को हर गम से बचाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मतलब आपने न सिर्फ महबूबा को बल्कि यहाँ पे आपने अपने संस्कार की का भी परिचय दिया है कि आप अपने टीचर को भी नहीं भूल पाए, और टीचर का जो महत्व है जिंदगी में उस पर भी बात करें। कोई नज़म माँ पे लिखी? मैंने माँ पे भी लिखी है, बाप पे मैंने कुछ लिखा है, है तो कुछ? मैं वो सुनाना चाहूँगा थोड़ा सा आपको। कि मेरे जब वालिदैन बहुत कीमती होते हैं, जब हमारी दुनिया में हमारे साथ वो होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूँगा सबको, कुछ बच्चों को कदर नहीं होती है, तो कुछ को होती है, तो जाकि मैं उस याद में लिख रहा हूँ। बच्चों को एक सबक है कि मेरे बाबा मुझे तेरी कमी महसूस होती है, मेरे बाबा मुझे तेरी कमी महसूस होती है, सफ़र में ज़िंदगी के अब कमी महसूस होती है, तुम्हें मैं ढूंढता रहता हूँ ख्वाबों और ख्यालों में, तुम्हें मैं ढूंढता रहता हूँ ख्वाबों और ख्यालों में, मैं थकता हूँ तो आँखों में नमी महसूस होती है, मैं थकता हूँ तो आँखों में नमी महसूस होती है, था एक दौरे हिदायत जब तेरी अजहद ज़रूरत थी, था एक दौरे हिदायत यानी कि बचपना जब था मुझे आपकी ज़रूरत थी, था एक दौरे हिदायत जब तेरी अजहद ज़रूरत थी, रहे महरूम तो अब ज़िंदगी सोनी महसूस होती है। मतलब हम उससे महरूम रहे, उस दौलत से जो हमें मिलनी चाहिए थी, बाप का प्यार, इन शॉर्ट। जी। मैं हर पल सोचता रहता हूँ आखिर क्यों हुआ ऐसा, मैं हर पल सोचता रहता हूँ आखिर क्यों हुआ ऐसा, खुदा की बंदगी में बेगमी महसूस होती है। फिर मैं रब को याद करता हूँ तो कहता हूँ जो रब का फैसला है एक्सेप्टेड, मतलब जो अल्लाह का फैसला है वो। तो इसमें मैं लिखा है खुदा की बंदगी में बेगमी महसूस होती है, ये मैंने कुछ लिखा था। यही तो है शायरी की, जब आप महबूबा को भी संबोधित करते हैं, टीचर को भी करते हैं, माँ को, पिता को, समाज को, दोस्तों को, और दूर बैठे दोस्तों को जो आपको देखेंगे अब टीवी के माध्यम से, सभी को आपका प्यार पहुंच रहा है, सब तक पहुंच रहा है। और आप अजहर बहुत अच्छे से साहित्य की इस कलम को संभाले हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे इसी तरह आप रोशन रहें, इसी तरह जो है रोशनी राहों में भी करें और बुलंदियां छुएं, इसी दुआ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलाया। जी दोस्तों, आज आपकी मुलाकात अजहर भट्ट जी से हुई और युवा धड़कते दिल की बात कही और सबके दिल तक गई होगी, क्योंकि इस उम्र में, इस दौर में दिल ही ज़्यादा काम करता है, दिमाग कम। क्योंकि जब दुनियादारी की तरफ आते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है। तो कच्चे मन की पक्की शायरी आज आपने सुनी, और बहुत कुछ शुरुआत यहीं से होती है शायरी की, और बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं और आपको अच्छा लगा होगा सुनकर। लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि आप भी अपना प्यार, अपनी शायरी तो आप हमारे लिए नहीं कहते, लेकिन इन्फो करके info@justbroadcasting.com पर जाकर हमें इन्फो कर सकते हैं।
अपना प्यार हमें भेज सकते हैं, गज़ल ना सही, शब्दों से सही। और हम भी आपके लिए इसी तरह लेके आते रहेंगे हर बार एक ख़ास मुलाकात। और अब अजहर जी को और मुझको यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।